Hello everyone. In this video, we are going to discuss paper 1 of IIT JEE Advanced 2021. इस बार 19 क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया गया था. सो वी विल ट्राई टू डिस्कस कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं. वी विल क्विकली ट्राई टू गो थ्रू ईच ऑफ द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सोडियम विद लिक्विड अमोनिया देख के बड़ी सिंपल सी फीलिंग आ सकती है कि हम एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करेंगे, डबल बॉन्ड तक लेके जाएंगे. और अगर आपको याद हो तो ये सिस और ट्रांस के केस में ट्रांस बनाता था. तो ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज गोइंग टू बी इन ट्रांसफॉर्म. तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्म चाहिए हमें ये दोनों. आगे चलते हैं. एक और हमें एल्काइन दिख रहा है, बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस इज टर्मिनल एल्काइन. अब ये काफी बढ़िया है. टर्मिनल एल्काइन पे अगर आपको याद हो तो NH2 माइनस के थ्रू हम रिडक्शन नहीं कराते हैं, बल्कि वहां पे हम टर्मिनल एल्काइन का जो H है उसको एसिडिक बोल के H प्लस रिमूव कर लेते हैं. अब या तो ऑप्शन ऐसा कुछ हो सकता था जहां पे H प्लस रिमूव करने के बाद माइनस और साथ में Na प्लस आकर लग गया हो. ऐसा ऑप्शन नहीं था तो हम बाद में अज्यूम कर सकते हैं कि जो अमोनिया बना है उसी से वापस H प्लस लेके ये एल्काइन इंटैक्ट रहता है. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. बहुत लोगों ने ए ऑप्शन मार्क कर दिया है, but I think it was a good question, trick question था. So B should be the correct answer. बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है अब तो. आई थिंक मीजो ब्यूटेन 2,4 डायोल बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है. इट इज सिंपल केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, गॉश फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. सो द आंसर इज सिंपल एंड क्लियर, बी. ये एक अच्छा क्वेश्चन आया सॉलिड का. काफी लोगों को इसके शेप को समझने में या जिस तरीके से अरेंजमेंट है उसी को समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई. लेट मी ट्राई टू शो यू इफ दैट इज पॉसिबल. आप अगर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप ऐसे इमेजिन करो दिस इज अ सिंपल क्यूब. एक्चुअल में ये बड़ा नॉन टिपिकल सा वर्ड इन्होंने यूज किया है, इसलिए काफी लोग कंफ्यूज हुए हैं. दिस वाज अ सिंपल क्यूब. तो अगर आप y को ध्यान से देख रहे हो, सिंपल क्यूब वाली कंडीशंस फॉलो हो रही हैं. देखो ये बड़े आराम से हम बोल सकते हैं कि इन दिस केस a जो है इज कमिंग आउट टू बी 2r. ठीक है, तो a बिल्कुल 2r के बराबर है बिकॉज दिस इज सिंपल क्यूब. दूसरी चीज, अब सिंपल क्यूब में भी यहां पर तो एक गैप रहता ही है. सिंपल क्यूब में जो एटम्स टच करते हैं वो अलोंग द एज होता है, इट इज नॉट अलोंग द फेस डायगोनल. तो जो फेस डायगोनल वाला गैप है, जो वॉइड है वहां पे, बहुत स्टैंडर्ड वॉइड नहीं है तो शायद हमें कुछ नाम भी नहीं पता है उसका, लेकिन इतना हमें पता है कि ये जो वॉइड होता है बिल्कुल ऐसा ही वॉइड ऑक्टाहेड्रल के केस में भी बनता है. तो अगर इतना हमें स्ट्राइक कर जाता तो थोड़ी सी मेहनत हमारी कम हो जाती और हम ये बोल पाते कि भाई ये केस तो वैलिड है ही क्या. √2a एज लेंथ का, ये एज लेंथ, ये एज लेंथ, तो ये √2a हो गया ना. तो √2a इज इक्वल टू a 2 टाइम्स x का रेडियस जो भी होगा और 2 टाइम्स y का रेडियस जो भी होगा. ये तो हम बहुत इजीली बोल पाते. लेकिन अगर हम ये ऑक्टाहेड्रल वाली चीज यहाँ पे बाय चांस रिलेट कर पाते तो वी वुड हैव इजीली सेड कि जो x होगा हमारा रेडियस ऑफ x, इट शुड बी 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ y. ये चीज बहुत आसान हो जाती क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का स्टैंडर्ड केस है. ठीक है, जो लिमिटिंग केस माना जाता है ऑक्टाहेड्रल का. डेराइव भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट पॉइंट बीइंग की बड़ा स्टैंडर्ड सा केस है ऑक्टाहेड्रल का. डेरिवेशन में भी कुछ नहीं, ये आई थिंक सब लोगों को पता ही है. नथिंग फैंसी अबाउट इट. ये स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल मान के आप डेराइव कर सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन. ठीक है, तो दिस वे दो आपके पास इक्वेशंस आ जाती और इन इक्वेशन को यूज करके हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे. कैलकुलेशन इंटेंसिव था. कंसेप्ट अगर स्ट्राइक कर जाती अप्रोच की किस तरीके से स्टार्ट करना है, कंसेप्चुअली इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट. एक जो चीज रह सकती है, y का अगर आप z पता करने की कोशिश करें, विच इज लाइक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स. सिंपल क्यूब है, रियलाइज अगर हो गया हो तो z बहुत इजीली 1 हो जाएगा. कैसे? 1/8 × 8. ठीक है, और दूसरी चीज अगर आप x को सोचोगे
x कितने क्यूब्स में शेयर हो रहा होगा, x इज शेयरिंग इनटू 2 क्यूब्स, है ना, एक जो अभी बना हुआ है एक उसके राइट साइड में जो क्यूब होगा उसके साथ, तो इट वुड बी इफेक्टिवली 3। कैसे, 1/2 इंटू 6। उसके बाद कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन आप ट्राई कर सकते हो। कैलकुलेशन किस तरीके से करनी थी, यू हैव टू डू 1 इंटू 4/3 पाई ry क्यूब, राइट, प्लस 3 इंटू 4/3 पाई rx क्यूब अपॉन a क्यूब। और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या क्या रिप्लेसमेंट्स करनी थी, आपको रिप्लेस करना था कि rx जो है वो 0.414 टाइम्स ry है, और a जो है इट इज 2 टाइम्स ry। पूरी इक्वेशन हमारे पास आ जाती ry के टर्म्स में, एंड इफ यू डू दिस कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ 0.63। ठीक है, अब आंसर आ गया है तो हम स्मार्ट बन ही सकते हैं, कुछ भी लॉजिक दे सकते हैं कि 0.52 तो जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो किसकी होती है, 0.52 इज फॉर सिंपल क्यूबिक, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा होनी चाहिए। 0.74 इज क्लोजेस्ट पैकिंग, तो ना ही ये क्लोजेस्ट पैकिंग है और ना ही ये सिंपल क्यूब है, तो इंटरमीडिएट। हाँ, बट ऐसा दिमाग जो चलता है ना वो जनरली आंसर आने के बाद ही चलता है, आंसर आने से पहले नहीं चलता है ना। So 0.63 is the right answer if you do this calculation, if you plug these values. Obviously exam setting में this was not a very easy question to attempt, but I think it is a good question. It is a good question and yes, it could have been tried. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रोमियम+3, क्रोमियम+3 की अगर बात कर ली तो मेरे को लगता ही नहीं कि लिगेंड डिस्कस करने की जरूरत रह जाएगी, वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कैसे, क्रोमियम+3 क्या होता है, अगर 4s1 3d5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं आपको, यू आर लेफ्ट विथ 3d3। फर्क ही नहीं पड़ता, 3d3 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। हमारे पास आंसर तैयार है। आगे देखते हैं, CuF6 पे 3 माइनस लगा है, थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि कॉपर 3+ में था, यानी कि 4s1 3d10 में से आपको कॉपर को अगर लेना है तो इट इज लाइक, क्या बोलना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हटाने भी है, यू वुड बी लेफ्ट विथ 3d8। 3d8 का मतलब होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए हमारे पास तो 2.84 बोहर मैग्नेटॉन हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दो नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5-6 जो हमें दिए गए हैं उसमें अगर देखें तो P पहले बनाया गया है Mg2C3 को यूज करके। इसका सिंपल लॉजिक क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, आप ये देखो कि Mg2C3 अगर बोला है तो इसका मतलब क्या है कि Mg2 पे कितना चार्ज हुआ, टोटल 4+, यानी C3 पे टोटल कितना चार्ज है, 4-। ठीक है, तो 4- चार्ज है, वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वाटर से H एक्सट्रैक्ट करेगा, वी विल गेट C3H4 whose weight is 40। इसी चीज की रिएक्शन जब आगे हम कराएंगे तो आगे रिएक्शन करने पे क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे C3H4 का, दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वी हैव अ टर्मिनल एल्काइन। वो टर्मिनल एल्काइन से NaNH2 जो है वो रिएक्ट करके क्या हटा देगा, एसिडिक हाइड्रोजन, जो फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट था वो हटाया, और MEI पे रिएक्ट अगर किया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, मिथाइल को अपने अंदर ऐड करते हुए वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्यों हमारे लिए ये आया, और वेट अगर आप देखोगे एक H हटाया गया है यानी 1 यूनिट कम हुआ है, CH3 ऐड हुआ है यानी 15 यूनिट्स ऐड हुआ है, सो वी आर गेटिंग 54। रेड हॉट आयरन ट्यूब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेंजीन बनाने का तरीका है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा, हर जगह क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा, बिकॉज वी हैवंट स्टार्टेड विद, वी शुड से कि हमारे पास शुरू में कुछ एसिटाइलिन जैसा नहीं है, इथाइन से शुरू नहीं किया हमने, इट इज लाइक इथाइन पे 2 सब्स्टिट्यूशन, ऐसा एज्यूम कर सकते हो स्टार्टिंग में। और इसका अगर आप वेट चेक करोगे इट वुड बी 162 ग्राम पर मोल। सो दीज आर द मोलर वेट जो मैंने साइड में लिखे हैं। एक बार स्टोइशियोमेट्री की बात कर लेते हैं।
स्टोइशियोमेट्री की अगर बात करें तो इट इज लाइक कि P से Q बनाने के लिए 1 से 1 बन जाएगा, दैट इज फाइन। लेकिन Q से R बनाने के लिए 1 से काम नहीं चलेगा। Q से R बनाने के लिए वी नीड 3 यूनिट्स ऑफ Q, राइट? तो अगर 3Q बनाने हैं तो हमें 3P भी चाहिए फिर, तो ऐसा भी समझ सकते हैं। तो आप इसको ऐसा समझिए कि हमारे पास 4 ग्राम दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 कर दोगे तो मोल्स आ जाएंगे, यानी कि हमें पी के सिर्फ 1/10 मोल्स दिए गए हैं, सिंपल। और 1/10 से 1/10 बन सकते थे, लेकिन 75% कर दिया उन्होंने रिएक्शन का। जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ 75% है, यानी इतने नहीं बनेंगे। सिर्फ कितने बनेंगे? 1/10 का भी 3/4। इतने बनाने पे अब 3 से 1 बनता है, तो 1/10 इंटू 3/4 का भी क्या बनना चाहिए था? फिर 1/3 बनना चाहिए था, बट उतने में भी शांति नहीं है हमें, तो उसका भी क्या कर दिया? 40%, यानी कि 4/10। अगर ये चीज हम देखेंगे तो वी विल रियलाइज एडवांस की जो बचपन से खासियत रही है, कैलकुलेशन कहीं कहीं पे, इस बार बोलना नहीं चाहिए, जस्ट हमने एक क्वेश्चन देखा सॉलिड वाला जहां पे कैलकुलेशन अच्छी खासी है। सो वी आर गेटिंग एक्चुअली 1/100 मोल्स ऑफ आर। तो क्वेश्चन का यहाँ पे कैलकुलेशन का कोई रोल नहीं रहा है। 162 आपने वेट निकाला था, उसके 1/100 मोल्स आपने लिए हैं। वी आर सिंपली गेटिंग 1/62 ग्राम्स। जो x की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x, इट इज 1.62। ये हमारे पास वैल्यू आ रही। लेट्स टॉक अबाउट y। p को इन्होंने बोला है कि आप Hg2H+ से रिएक्शन कराओ, स्टैंडर्ड एल्काइन की रिएक्शन करानी है। C3H4 से अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं, C3H4 से अगर हमने ये रिएक्शन कराई, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम एल्डिहाइड बनाएंगे या कीटोन बनाएंगे। ऑब्वियसली वी विल बी गोइंग फॉर कीटोन। तो हमारे पास S आ गया है कीटोन के फॉर्म में। मोल वाइज चले तो अभी तक 100% है, 1:1 है। अभी तक जितने मोल इसके थे उतने मोल आगे बने। बेरियम हाइड्रोक्साइड एकदम से देखते तो शायद कुछ मे बी बेरियम हाइड्रोक्साइड हीट देखते तो डाइकार्बोक्सिलिक की जो रिएक्शंस वगैरह होती थी, डीकार्बोक्सिलेशन जो होता था, उस तरीके की फीलिंग आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। थोड़ा सा बेसिक सा ट्रिक है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? दे आर टॉकिंग अबाउट एल्डोल। तो यहाँ पे वो काइंड ऑफ हमसे एल्डोल रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर ही करानी पड़ेगी। सो वी विल गो फॉर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। आप कैसे कर सकते हो? वो CH3 ये चीज, तो वो जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसने यहाँ से एसिडिक H निकाला, इसने यहाँ पे अटैक किया। इवेंचुअली हमारे पास कैसी चीज बन रही है वो देख लेते हैं। वी आर गेटिंग समथिंग लाइक CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। हीट भी दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर एलिमिनेट कराएंगे, विच इज लाइक जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, इस तरीके का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ से। ये मेरे को एक H कम कर देना चाहिए ना, अगर मैं ऊपर दिखा रहा हूँ तो आई वुड बी गेटिंग समथिंग लाइक C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, रेशो का अगर हम ध्यान देंगे, रेशो का हमें ध्यान देना चाहिए, बेसिकली 2 से 1 यूनिट बनेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कहानी दी गई है उसमें आप ये बोल सकते हो कि 2S से 1T बनेगा। ठीक है, 2S से हमारे पास 1T बनने वाला है, और T का फर्दर NaOCl, आई थिंक दैट इज प्रेटी मच डिसेंट थिंग टू एक्सपेक्ट। दैट इज अबाउट जो वैसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू करते हैं, बट हेलोफॉर्म टेस्ट है,
OCl दिया गया है, क्लोरीन +1 स्टेट में है, वुड नॉट लाइक टू बी देयर, ऑब्वियसली हेलो फॉर्म रिएक्शन कराएगा, यहाँ पे कीटोन दिख भी रहा है जिससे कि फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ हम थोड़ा सही रास्ते पे हैं। CH C डबल बॉन्ड O, वी विल गो विद, कुछ लास्ट में क्या दिया गया है हमें, NaOCl पे ही रोका गया रिएक्शन को, सो वी विल गो विद COO and we will go with formation of this thing along with CHCl3। तो ये हमारी ओवरऑल कहानी है जो कि U के लिए यूज हो। तो अगर हम मोल्स के तरीके से सोचें तो हम ये बोल सकते हैं कि T से S बनने में तो कोई खास दिक्कत नहीं आई, S से T बनने में 2S यूज हुए एक T बनाने में, और T से फाइनली हमें लास्ट में हमने क्या बनाया है, U बनाया है, उसमें भी कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं आ रही है, इट इज U एंड यस। तो यहाँ पे हमें 2P यूज करने चाहिए, 2P से 2S बने जिनसे एक T बना, जिनसे एक U बना। अगर थोड़ा बहुत एक ट्रिकी पार्ट यहाँ पे हो सकता है तो वो ये जरूर रह सकता है कि हमें इवेंचुअली एसिड बनाना पड़ रहा है। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गलत बना दिया है, ये पार्ट, दिस शुड बी लाइक दिस कीटोन वाज ऑक्सीडाइज्ड एंड वहां से CHCl3 रिलीज हो गया। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हमने फाइनली एसिड बनाया है या कार्बोक्सिलेट आयन बनाया है, दैट माइट बी अ ट्रिकी पार्ट। और स्टोइचियोमेट्री की बात करें तो इसके पास हम पहले से ही देखते आ रहे थे 1/10 मोल्स थे, इसके अगर 1/10 मोल्स हैं तो S के भी कितने मोल बनने चाहिए थे, 1/10 मोल्स बनने चाहिए थे। 1/10 मोल्स बना के 80% रिएक्शन कराई है, और वैसे भी 2 से 1 बन रहा है तो पहले तो हाफ हो जाएंगे मोल्स, और फिर रिएक्शन सिर्फ 80% विच इज लाइक 8/10, वी शुड मल्टीप्लाई हेयर विद 8/10। और लास्ट केस में रिएक्शन का परसेंटेज अगर हम देखेंगे फिर से 80% आया है, फिर से 8/10। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं सो वी हैव दिस फैक्टर ऑफ यू कैन से 32/1000 जो हमें की इंक्लूड करना पड़ेगा। एक बार वेट देख लेते हैं कि कंपाउंड का वेट कितना आ रहा है। So this group is 15, clearly we are having 30 यहाँ पे हुआ, और ये हमारे पास 25 यूनिट्स हो गया है, और ये हमारे पास 28 यूनिट्स हो गया है, और ये फाइनली हमारे पास 17 यूनिट्स हो गया है। सबको ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक कि 15, 20 एंड 5, 7, 9 and 10. So it is like yes 5, 7, 9 and 10 which is perfect as 100। इस कंपाउंड का फाइनल जो प्रोडक्ट बने उसका वेट 100 आया है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा ये नंबर देख के शायद, तो इनटू 100 अगर हम कर देंगे तो ये मोल्स थे और ये मोलर वेट थे, ये मोलर वेट है। इवेंचुअली क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 3.2 ग्राम्स। तो जो y की वैल्यू आई है दैट इज 3.2 ग्राम्स। 2 नंबर के हिसाब से अच्छी खासी कैलकुलेशन, अच्छी खासी मेहनत है। क्वेश्चन आसान था, किया जा सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मेहनत अच्छी खासी कराई गई है, स्पेशली कि क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का है उसको देखते हुए। और एक ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वी वुड बी गोइंग विद एसिड ओनली, और बट बाय चांस अगर यहाँ पे कुछ और लगता नहीं है कि कुछ और दिया जाएगा CONA, आई वोंट गो विद दैट कि यहाँ पे CO-Na बना दिया जाए, बट दैट वुड बी वन थिंग जो कि शायद हमें अज्यूम करके ही चलना पड़ेगा। एंड यस, दिस इज योर आंसर 3.2 ग्राम्स।
लेट्स कम टू क्वेश्चन 7-8। सेम चीज, दो नंबर के क्वेश्चन है। तरीका हम डिस्कस कर सकते हैं क्विकली। विल ट्राई टू सी कि पूरी कहानी क्या है। अगर आप देखोगे तो दो चीजें सॉलिड दी गई हैं, सिर्फ एक चीज गैस है। ऐसे में जनरली आसानी हो जाती है, क्योंकि जो के इक्विलिब्रियम आने वाला है, इट इज जस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड, नथिंग एल्स। के इक्विलिब्रियम इज सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड। और अगर हम एक और चीज देखें, ऑल्दो इन्होंने खुद से ही मेंशन कर दिया है, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म अगर यूज करते कि डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है, और डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट भी होता है। इस चीज को यूज करके हम इस यहां तक पहुंच सकते थे कि हमें क्या पता चल जाता, हमें ये पता चल जाता कि भाई जो माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि अगर हमें ये ना भी दिया होता तो भी हम कैसे पहुंच सकते थे। तो एल एन के इक्विलिब्रियम इज लाइक माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, इन्होंने खुद ही दे दिया है, मेहनत हमसे करवाना नहीं चाहती, 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर। ये पूरी कहानी खुद हमें प्रोवाइड कराई गई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी जेड बाई पी नॉट यूज किया गया। दिस इज जस्ट टू मेक इट डायमेंशनलेस, बिकॉज पी नॉट हैज बीन टेकन एज 1 बार। तो ऊपर जितना भी बार में आएगा, नीचे 1 बार है, तो इट वुड बी डायमेंशनलेस। एल के अंदर ऑब्वियसली डायमेंशनलेस क्वांटिटी जानी चाहिए। तो अगर ये हमारी कहानी है, वी सिंपली हैव टू गेट द स्लोप, और उस स्लोप को किसके बराबर कर देना है, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। पहले दूर वाला पॉइंट देख लेते हैं। दूर वाला पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज फार्दर, तो इसको हम बोल सकते हैं -7। स्लोप निकालने का स्टैंडर्ड तरीका, माइनस माइनस ऑफ 3, 12 माइनस 10। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो टेम्परेचर दिया गया है उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। टेम्परेचर अगर मैं बोलूं आपको कि 10 की पावर 4 बाई टी इज 10, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, उस पॉइंट पे टेम्परेचर अभी 1000 है। वहां पे जो टेम्परेचर है दैट इज एक्चुअली 1000, है ना। तो ये, और आगे आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं, ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, दैट इज फाइन। तो जब हम ये स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये स्लोप हमारे पास कितना आ जा रहा है ये देख लेते हैं एक बार। दिस स्लोप इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, ऊपर बचा -4/2। तो एक चीज जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम सीधा सीधा -4/2 को माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इसके कंपेरेबल नहीं रख पाएंगे। इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन वही है कि जो हमने एक्सिस जिस तरीके से चूज की है, दैट एक्सिस इज बेसिकली समवट डिफरेंट। जो एक्सिस हमें दी गई है, वहां पे एक 10 की पावर 4 का फैक्टर भी है, जिसको हमें अकाउंट करके चलना पड़ेगा। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए थी। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, सो वी विल बी गेटिंग, वी हैव लाइक दिस थिंग, यस। तो this is an important mistake which many people might commit. ये रिलेशन बिना इस 10 की पावर 4 को अकाउंट किए नहीं यूज किया जा सकता। तो इससे इससे बचने का क्या तरीका रहेगा, आपको ऐसा समझना चाहिए, या तो आप जब यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम पे इनवर्स फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। यू कैन मल्टीप्लाई द इनवर्स फैक्टर विच इज 10 to the power of -4। तो यहाँ पे दिस थिंग इफ यू टेक, अगर आइडियली हमें ग्राफ बनाना ही था, आप ऐसा सोच के देखिए कि अगर हमें आइडियली ग्राफ बनाना था, तो इट शुड हैव बीन बिटवीन एल एंड के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t, राइट। तो अगर आप 1/t का ग्राफ बनाते, तो उस टाइम पे ये वैल्यू 10 नहीं होती, ये वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -4 होती, क्योंकि 10 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू 10 हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हो।
आई थिंक मैथ्स में ऐसा हम कई बार करते होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसे कंपेयर डायरेक्ट करना चाहते हैं, सो यू वुड हैव टू यूज दिस फैक्टर कि यहाँ पे आप 10 की पावर -4 साथ में रखें, बिकॉज आइडियली this graph is between like ln k equilibrium versus 1/t, और जो आपको दिया गया है इट इज 1/t into 10 to the power of 4। तो ये छोटी सी मिस्टेक है जो शायद कुछ लोगों ने कर दी होगी। तो ये 10 की पावर -4 अगर आप यहाँ लगाएंगे 2 into 10 की पावर -4, what we are getting is something like this कि हमारे पास -2 into 10 की पावर 4 into r is equal to माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट के बराबर आ रहा है। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल होगी एंड yes we have basically what 2 into 10 to the power of 3 into r as r delta h naught। r की वैल्यू आपको दी गई है 8.314 यूज करनी है, तो 2 into 8.314 सॉरी यहाँ पे 4 था into 10 to the power of 4, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल बी गेटिंग 16.628 into 10 to the power 4 जूल। एंडोथर्मिक रिएक्शन आई है, आपसे जो आंसर पूछा गया है वो जूल में नहीं पूछा गया, वो किलो जूल में पूछा गया है। सो ऑब्वियसली इट इज लाइक 166.28 into 10 to the power of 3 जूल विच इज योर किलो जूल, राइट। तो ये हमें आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन का। एक अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ की एक्सिस में जो मिस्टेक हो सकती है उसको हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अब अगर इसी क्वेश्चन 7 के बाद हमें क्वेश्चन 8 करना है तो क्या तरीका रहेगा? क्वेश्चन 8 के लिए कुछ फैंसी काम नहीं करना, ये इक्वेशन हमारे पास बनी बनाई तैयार है। इसमें आपको ln k इक्विलिब्रियम की वैल्यू दिख रही होगी, कोई भी एक वैल्यू ले लो। ln k इक्विलिब्रियम की वैल्यू आप यहां से -3 यूज कर लो, इसको -3 लिख दो, ठीक है। इस पॉइंट पे डेल्टा एच नॉट कितना है? इस पॉइंट पे डेल्टा एच नॉट या कोई भी जनरल जो डेल्टा एच नॉट है हम ऑलरेडी 166.28 किलो जूल निकाल चुके हैं, ये हमारे पास है। इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है एकदम से ना पता चले तो वही चीज जो यहाँ लिखी है कि 10 की पावर 4 बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू 10, यानी कि इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है दैट इज 1000, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लग करेंगे, सिंपली वी विल गेट डेल्टा एस नॉट। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे यू विल गेट 141.34 जूल। तो ये हमारा आंसर रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। पूरे क्वेश्चन में ट्रिक वाला पार्ट देखोगे, एक तो इस चीज से घबराना नहीं है, पी जेड बाई पी नॉट क्या है, सिंपली के इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है, लिखने का थोड़ा तरीका है। और दूसरी चीज 10 की पावर 4 वाले फैक्टर का आपको ध्यान रखना चाहिए था। Those are the only two things which were important. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। दिस वाज अ डिसेंट क्वेश्चन। तो अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। सो 0.1 मोलल AgNO3 सॉल्यूशन है। हम दोनों चीजें मान लेते हैं क्या, कि मान लो कि जो सॉल्यूशन है वो 1 kg है। इससे फायदा क्या होगा, 0.1 मोल है किसके, AgNO3 के। और अगर 1 kg है और इन्होंने बोला है कि जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी है, तो वो 1 लीटर भी है फिर, ठीक है। आगे सोचते हैं क्या है। अब आपको ये बोला गया है कि इसमें इतने मोल्स हैं, आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। डेल्टा TB इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू KB इंटू I इंटू मोलालिटी। KB आपको 0.5 दिया गया है, I दे रखा है कि पूरा का पूरा जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो पूरे डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी I AgNO3 का कितने हिस्सों में टूट सकते हैं, ये 2 हिस्सों में टूटेगा, 2 है। मोलालिटी की बात करें तो 0.1 है, हमारे पास जो नंबर आ रहा है दैट इज सिंपली 0.1। तो डेल्टा TB अगर 0.1 है तो सॉल्यूशन A की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 प्लस 0.1 विच इज 100.1। ठीक लग रही है ये बात?
सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, 0.1 मोलल AgNO3 में हमने 0.1 मोलल BaCl2 ऐड कर दिया। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम बोली गई है, इक्वल अमाउंट या इक्वल मास बोला गया है, क्या एग्जैक्ट टर्म क्या यूज की गई है, इक्वल वॉल्यूम। 1 लीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 1 लीटर। ठीक, 1 लीटर है तो 1 kg भी है, 1 kg है तो वी कैन सिंपली से कि हमारे पास 0.1 मोल किसका था, AgNO3 का, और 0.1 मोल किसका है, BaCl2 का। रिएक्शन आपको पता है क्या होने वाली है, AgNO3 प्लस BaCl2 मिलके क्या बनाने वाले हैं, AgCl प्लस BaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप पहले तो बैलेंस कर सकते हो, इसे बैलेंस करोगे तो यू विल रियलाइज कि ऑब्वियसली ये 2 है, तो आपको 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से ये 2 यूनिट्स बन रहे हैं, वो 1 यूनिट बन रहा है आगे, तो हम ये बोल सकते हैं इसका भी 0.1 मोल है, इसका भी 0.1 मोल है। अभी ये बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास AgNO3 हो जाएगा। अभी मोल में एनालिसिस चल रहा है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, लेकिन ये सॉलिड, ये चीज है जो एन फैक्टर को खराब कर रही है हमारे, और ये चीज एक्वस है। आप पहले मोल्स निकाल लो, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये 0.1 के साथ सिर्फ 0.05 कंज्यूम होगा, तो 0.05 बचा रह जाएगा, ये 0.05 बन जाएगा। और अगर आप इसे देखोगे, सॉरी, 2 से 2 यूनिट्स बन रहे थे, तो 0.1 से ये 0.1 बन जाएगा, और 2 से 1 यूनिट बन रहा था, तो ये हमारे पास 0.05 बन जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इनके मोल्स निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका जो सोचने वाला है वो भी आप सोच सकते हो। आप सोचो कि इस पूरी इक्वेशन में जो भी हुआ उसमें कौन से आयंस एक्वस स्टेट छोड़ के कहीं दूसरी स्टेट में चले गए, सॉलिड स्टेट में चले गए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बेरियम क्लोराइड में या बेरियम नाइट्रेट में हमें फर्क क्या पड़ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पहले भी एक्वस स्टेट में था, अब भी एक्वस स्टेट में है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो क्या अपनी स्टेट छोड़ के सॉलिड स्टेट में चला गया, जो कि नहीं हुआ है। अगर ये नहीं हुआ है तो वी कैन सिंपली से कि हमारे पास पहले 0.1 मोल था Ag का, 0.1 मोल था NO3 माइनस का, 0.1 मोल था Ba+2 का, और 0.2 मोल्स थे हमारे पास Cl माइनस के। हमारे पास ऑलरेडी ये 4 मोल्स थे, इनमें से अगर आप देखोगे, अगर आप समझोगे, तो यू विल रियलाइज जस्ट दीज, एंड आउट ऑफ दिस, नॉट कंप्लीटली, Cl माइनस में से 0.1 मोल Cl माइनस प्रेसिपिटेट हो गए। तो अगर मोटी मोटी बात समझें तो हमारे पास अभी भी 0.1 मोल NO3 माइनस के बचे हैं, 0.1 मोल Ba+2 के बचे हैं, और 0.1 मोल Cl माइनस के बचे हैं इन एक्वस स्टेट। तो अगर आप इतना लॉजिक लगा पाते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, जबरदस्ती हमें बैलेंसिंग कितना बचा कितना नहीं बचा ये नहीं सोचना पड़ेगा। यू सिंपली हैव 0.3 मोल्स ऑफ आयंस इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 0.3 मोल आयंस हैं आपके पास 2 लीटर सॉल्यूशन, 2 लीटर मतलब 2 kg भी है, 2 kg मतलब आपके पास क्या बोल सकते हो, मोलालिटी आ गई है 0.15, दिस इज योर मोलालिटी, मोल पर kg। और इसमें कोई वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत नहीं है इंक्लूड करने की, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डन दैट। हमने सीधा सीधा क्या निकाला, हमारे पास कितने नेट आयंस हैं सॉल्यूशन में, 0.15 मोल्स पर kg मोलालिटी आ गई है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये करने के बाद व्हाट यू सिंपली हैव टू डू इज डेल्टा TB इज KB इंटू मोलालिटी, इफेक्टिव लिख देता हूं। तो KB की वैल्यू 0.5 हमें पता थी, इसकी वैल्यू 0.15 है, इट इज लाइक 5/10 इंटू 15/100 विच इज लाइक 75/1000, कुल मिला के 1.075, सॉरी 1.075 नहीं लिखना चाहिए, 0.075 हम रीच कर पा रहे हैं, यानी TB
जो बी का हुआ वो हुआ 100.075। टीबी जो ए का था वो था 100.1। डेल्टा की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो वो कितना आया 0.025 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, एग्जैक्ट ये नहीं पूछा गया। बोला गया है कि अगर हम डिफरेंस देखें तो दैट इज y into 10 to the power of -2. So this obviously this difference can be taken as 2.5 into 10 to the power of -2. यानी हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 2.5 और x आई थिंक हमें क्या बताना था, x हमें बताना था बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज क्लियरली हाउ मच 100.1 100.1 एंड 2.5। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा एक अप्रोच रखो कि क्या मतलब है, ऐड करने से क्या चेंज आएगा, इट वुड मेक इट अ बिट इजियर। नए सेक्शन में चलते हैं। मार्किंग स्कीम ऑब्वियसली हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए थी, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी डिसेंट क्वेश्चन। HNO3 से रिएक्शन करानी है, डी ग्लूकोज की सैक्रिक एसिड बनाने की फीलिंग है, और बोला है कि हमें सैक्रिक एसिड तो बना लिया यहाँ पे, लेकिन नीचे वाले कंपाउंड्स में से कौन उसका इनैंशियोमर है, इसलिए ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट दी है एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहले आप इसे बना लो, आप इसे बना लो ना कि कैसा बनेगा। तो OH OH OH, यहां पर OH, H को नहीं बना रहा मैं, COH COH। ठीक है, ये चीज हमने कर दी। अब ये चीज अगर आपने कर दी तो आप सबको ऑक्सीडाइज करके देखो, ये तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि दो OH एक साइड आना डजंट मेक एनी सेंस। ऊपर वाले दो OH, या ऐसा बोलो कि दो OH एक साइड, दो OH एक साइड, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो दिस इज क्लियरली व्हाट, दिस इज क्लियरली डायस्टीरियोमर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले को अगर आप देखोगे एकदम से शायद फीलिंग ना आए, ये COH हो जाएगा, यहां पे OH, यहां पे OH, और दो OH नीचे भी हैं। इस तरीके से अगर हम देखें, अगर इस तरीके से हम देखें, वी विल रियलाइज, अभी शायद ना पता हो, लेकिन इसको अगर आप 180 डिग्री रोटेट कर दोगे, अगर आप इसे 180 डिग्री रोटेट कर दो, 180 डिग्री रोटेट, फ्लिप तो नहीं कर पाएंगे, लेट्स रोटेट इट 180 डिग्री, ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, और ऊपर वाला OH ऊपर ही रह जाएगा, और ये वाला OH यहां आ जाएगा। क्या हमें मिरर इमेज मिल रही है या हमें एग्जैक्ट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल गया है? वी आर गेटिंग एग्जैक्टली द सेम मॉलिक्यूल। इसका मतलब इनैंशियोमर नहीं है, ये तो सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, सी ऑप्शन में अगर आप देखोगे, क्लियरली ऑन ऑक्सीडेशन वी आर सिंपली गेटिंग मिरर इमेज। डी ऑप्शन में if you will rotate it by 180 degree you will get the mirror image। तो ऑप्शन ए और बी गलत है, ऑप्शन सी और डी सही। सी बिल्कुल ऑब्वियस है, देखते ही समझ आ रहा है। डी ऐसा है जो कि आप बना के एक बार रोटेट करोगे, यू विल गेट द आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। PHS माइनस Na+, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कराएंगे इसे। अब इन्होंने बोला है कि कौन सा कंपाउंड पहले इससे रिएक्ट करेगा, बाद में पॉजिटिव कैरियर्स टेस्ट देगा। BaCl2 एक हिंट दे रहा है बड़ी क्लियर, किस चीज का टेस्ट है ये? BaSO4 बनता था, व्हाइट PPT आती थी, ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो ये जो टेस्ट है दिस इज फॉर सल्फर। सल्फर सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता था, उसके लिए Na2O2 दिया हुआ है। इसका मतलब पहले हमारा कंपाउंड PHS- से रिएक्ट करना चाहिए, उसके बाद वो कैरियस टेस्ट देना चाहिए। क्या ये कंपाउंड PHS- से रिएक्शन कर पाएगा? वैसे हम एराइल हैलाइड की रिएक्शन नहीं कराते जनरली, लेकिन दिस इज काइंड ऑफ फोर्स्ड SN2, जहां पे हम ड्यू टू -M-I ऑफ NO2 इस बॉन्ड को सब्सटीट्यूट करवा सकते हैं यूजिंग PHS-। यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है। क्या इस जगह पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई?
because iodine is not at the ortho para position which will receive -I and -M from NO. यहाँ नहीं हो पाएगा। क्या Br कर पाएगा क्या ये रिएक्शन? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा सोचने की। क्यों? आपको इसको हटाने की जरूरत है या नहीं, उसको छोड़ो। आप सीधा ये सोचो, ये तो पोजीशन अटैक के लिए फेवरेबल होती है SN2, यहाँ बड़ी आराम से SN2 अटैक हो सकते हैं। तो यहाँ SN2 अटैक आया तो आगे जो कंपाउंड है उसमें तो दो सल्फर बन गई इफेक्टिवली। सो दिस विल गिव द केरियस टेस्ट। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सी ऑप्शन में पहले से सल्फर है। माइंड में ये आ सकता है कि ऐसा ना हो कि चलो रिएक्शन तो नहीं की लेकिन ये केरियस टेस्ट तो दे सकते हैं। बट आई थिंक एग्जामिनर की फीलिंग को अगर थोड़ा समझेंगे, वी शुड कंसिडर कि पहले हमें रिएक्शन भी करानी है, उसके बाद हमें एडिशन वगैरह कराना। तो रिएक्शन करा के एडिशन कराना है। ऑब्वियसली सी इज नॉट गिविंग यू एनी रिएक्शन, तो उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना चाहिए, एज अ मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए। सो आवर आंसर विल गो विद ए एंड डी। ए और डी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलॉइड का क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन ये होता था, इसका उल्टा होता था, बिल्कुल इसका उल्टा स्टेटमेंट होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन फ्रीजेस एट हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कॉन्सेंट्रेशन। ये बड़ी सिंपल सी बात होती थी कि कोलॉइड पार्टिकल्स में, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते थे वो थोड़े कम हो जाते थे, ग्रुप में क्लस्टर में रहते थे, तो उसके चक्कर में इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते थे वो कम हो जाते थे, यानी एक्सटेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाता था। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो जो डिप आएगा वो नॉर्मली अगर -1 तक आ रहा था, तो अब वो डिप उतना नहीं आएगा, मे बी वो -0.5 तक ही आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है अगर ट्रू के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा कैसा मिल रहा है हमें, इंक्रीज्ड मिल रहा है। ठीक है, तो बी वाला जो पॉइंट लिखा गया है दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, दैट इज परफेक्टली फाइन। Surfactants form micelle above critical micelle concentration. CMC depends on temperature. बिल्कुल सही बात है, यही कहानी होती है। And micelles are macromolecular colloids. नहीं, ये बात गलत है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के लिए हमें एक ही बड़ा सा मॉलिक्यूल ढूंढना होता था, विच वॉज लाइक प्रोटीन वगैरह। ठीक है, तो आंसर हमारे करेक्ट बी और सी हो जाएंगे। 14 को अगर देखें, 14 में क्या हो रहा है, an ideal gas undergoes reversible isothermal expansion from state 1 to state 2. रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, ये बोल सकते हैं क्या रिवर्सिबल आइसोथर्मल? अभी तो बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। नीचे क्या दिया गया है, H कांस्टेंट है आइडियल गैस के लिए, तो यस इट कैन बी रिवर्सिबल आइसोथर्मल। और आगे देखें तो फिर से 1 से 2 में हमें टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है, एंट्रोपी बढ़ती हुई दिख रही है। सी और डी ग्राफ में एंट्रोपी बढ़ती हुई दिख रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन। आगे सोचते हैं आगे क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर आपको याद आ रहा हो, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को जब सेम कर्व पे प्लॉट किया जाता था तो किसका स्लोप ज्यादा आता था, मैग्नीट्यूड वाइज स्लोप किसका ज्यादा आता था, एडियाबैटिक का। तो बिल्कुल सही लॉजिक बन रहा है कि दिस ग्राफ कैन बी करेक्ट। और सेकेंड केस में देखें अगर हम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 से 3 जाने में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन किसकी कॉस्ट पे होता था, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो बिल्कुल ठीक बात लग रही है। और जो अगली चीज होती थी, क्या बोलते हैं कि प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप क्यों हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप सिंपली हो रहा है बिकॉज हमारे पास कैसा सिस्टम आ गया है, हमारे पास ऐसा सिस्टम आ गया है जिसमें एक्सपेंशन हुए जा रहा है। अगर एक्सपेंशन हुए जा रहा है तो वी विल से कि यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर में ड्रॉप भी आता रहेगा। 2 से 3, क्या ये चीज बिल्कुल सही है कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी 2 से 3 में? 2 से 3 में एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इंथैल्पी,
इंथैल्पी को इंक्रीज कराया गया है। इंथैल्पी को इंक्रीज कराना इज रॉन्ग। व्हाई इज इट रॉन्ग? इंट्रोपी कांस्टेंट क्यों है? पहली बात एडियाबैटिक है। क्यू सिस्टम बाय टी करेंगे आप, आंसर आपको 0 मिलेगा डेल्टा एस के लिए, तो दैट इज फाइन। तो सी ग्राफ में इंथैल्पी को इंक्रीज करा दिया गया है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है एडियाबैटिक में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। तो जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। डी ऑप्शन जो है उसमें क्या कराया गया है? एंट्रोपी को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को डिक्रीज कराया गया है, दैट स्टिल मेक सेंस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है इसके हिसाब से 14 के हिसाब से, दैट इज ए, बी एंड डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन मेटलर्जी से आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर एनसीईआरटी की सिंपल सिंपल लाइंस हैं। पीबीएस पीबीओ का केस हम काफी बार करते रहे हैं फॉर सेल्फ रिडक्शन, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। आगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम कॉपर पायराइट्स, सिलिका इज एडेड, हाँ ऐड होता है। कॉपर सिलिकेट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, कॉपर सिलिकेट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होता, बल्कि FeSiO3 को रिमूव करने के लिए होता है। तो ये बात FeO को रिमूव करने के लिए होता है इन फॉर्म ऑफ स्लैग। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत होगी, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी गलत होगी। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, सॉरी ऑफ सल्फाइड और ऑफ कॉपर फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोड्यूसेस ब्लिस्टर कॉपर, ये बात भी बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी से अगर हम देखेंगे, पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ और उसने पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में ब्लिस्टर कॉपर प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज परफेक्ट। और साइनाइड प्रोसेस में जिंक पाउडर यूटिलाइज किया जाता है टू प्रेसिपिटेट गोल्ड, ये भी बात हमारी जो है वो ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं गोल्ड को बेसिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। ये रिएक्शन हमें यहाँ पे साफ साफ दी हुई दिख रही है। तो आंसर हमारा इसके अकॉर्डिंग वी विल बी गेटिंग ए, सी एंड डी। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, हमसे पूछा गया है कि कौन से एक्वस सॉल्यूशन डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH पे सिर्फ व्हाइट पीपीटी देते हैं। तो हमने सभी के पीपीटी एक बार देख लेते हैं, कौन सी सॉल्युबल होती है, कौन सी पीपीटी होती है। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ वुड गिव अस द आइडिया। तो अगर हम लेड के केस में देखें तो हमें PbCl2 मिलता है विच इज व्हाइट पीपीटी, और लेड हाइड्रोक्साइड मिलता है बेस डालने पे, दैट इज ऑल्सो व्हाइट पीपीटी। जिंक क्लोराइड मिलता है HCl पे बट दैट इज सॉल्युबल, और हाइड्रोक्साइड मिलेगा दैट इज पीपीटी। बिस्मथ जो क्लोराइड मिल रहा है दैट इज सॉल्युबल, बिस्मथ का जो हाइड्रोक्साइड मिल रहा है दैट इज पीपीटी। AgCl इज पीपीटी। Ag2O जो है पीपीटी तो है लेकिन कलर की दिक्कत आ गई, व्हाइट नहीं है। अभी तक जो जितने भी केस आए वो सारे के सारे व्हाइट वाले थे, ये व्हाइट नहीं आया। और HGO में अगर आप देखोगे तो हाँ पीपीटी तो मिल जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट कलर? HGO की भी पीपीटी का कलर देखेंगे तो वी विल बी गेटिंग येलो पीपीटी, और HgCl2 दैट इज सॉल्युबल। तो बहुत इजीली हम मार्क कर सकते हैं कि लेड वाले केस में और जिंक वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेड दोनों केसेस में पीपीटी देता ही देता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमें पीपीटी मिल ही जाएगी। अच्छा, यहाँ क्या दिक्कत आ गई? HG आती, वी आर गेटिंग ए येलो पीपीटी। यहाँ क्या दिक्कत आ गई? या तो हमें सॉल्युबल मिल रहा है या हमें पीपीटी का कलर ही अलग मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। आंसर वुड बी A and B only. So that's it about this particular section. Decent questions थे, and 6 क्वेश्चन आए मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में। तो अब इंटीजर टाइप जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे अगर मूव करें तो फर्स्ट में पूछा गया है मोनोब्रोमिनेशन करनी है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन की। सो बेसिकली हमारे पास ये कंपाउंड है और इसको Br2 HNu बोल दो, Br2 UV लाइट बोल दो, उसको यूज करके वी हैव टू डू द मोनोब्रोमिनेशन, राइट। तो ये करने के लिए क्या तरीका रहेगा हमारे पास? अपने को सोचना पड़ेगा कि भाई रेडिकल्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं। बनने के बाद
क्या कोई रेडिकल रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी भी दिखा सकता है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अल्फा पोजीशंस आइडेंटिफाई करो। लेट्स कॉल इट 1 1 2, उसके बाद 1 2 एंड 3। दिस इज 3। अगर ये हम करेंगे तो इससे हमें क्या समझ आएगा, इससे हमें समझ आएगा कि यहाँ पे मैं रेडिकल अगर बनाता हूँ, ये रेडिकल बनाया जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक दूसरा रेडिकल बना देता हूँ। दूसरा रेडिकल कहाँ बनाते हैं, जो मैंने 2 पोजीशन मार्क की है वहां पे ये रेडिकल बना सकता हूँ। और तीसरा कहाँ बना सकता हूँ मैं, तीसरा रेडिकल अभी के लिए मैं नीचे वाली जो पोजीशन है यहाँ पे ये बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमने रेडिकल्स बनाए हैं। अब ये देखते हैं कि जब रेजोनेंस करेंगे ये रेडिकल्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रेडिकल्स बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं, लेकिन जब ये रेजोनेंस करेंगे तो क्या होगा। जब ये रेजोनेंस करेंगे डबल सिंगल रेडिकल की वजह से वी आर ऑब्जर्विंग की चीजें यहाँ पे पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो एक्सोसाइक्लिक की फीलिंग आ रही होगी, ये रेडिकल बन के यहाँ पे। और इसमें अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इसमें यू विल रियलाइज कि रेडिकल टर्शरी पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो अभी जो ये अल्फा पोजीशन वाले रेडिकल्स और उनका आइसोमर्स जो भी हमने बनाए हैं उसमें आप रियलाइज करो, उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसमें आप रियलाइज करोगे ये दोनों तो आइडेंटिकल है, बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल, राइट, दे आर आइडेंटिकल। तो उनको तो मतलब हम क्रॉस कर देते हैं और अब हम लगाना शुरू करते हैं ब्रोमीन्स। तो जैसे हमने बी आर लगाया यू विल रियलाइज दैट दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन। ठीक है, ये कार्बन एक कायरल कार्बन है। आप कायरल कार्बन है तो आप बोल सकते हो कि ये 2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आर एस। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ जब आपने बी आर लगाया तो कोई कायरल कार्बन वाली कहानी नहीं है, तो ये इकलौता एक ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ बी आर लगाने पे कायरल दिख रहा है हमें, तो 2 मॉलिक्यूल्स ये वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 ही मॉलिक्यूल्स ये वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं, और 2 ही मॉलिक्यूल्स ये वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी 2 ये भी 2। तो टोटल आंसर अभी तक जो हमें दिख रहा है इट कैन बी 9। However, the important point to understand is we haven't been given NBS. NBS नहीं दिया है हमें, Br2H new और all possible positions पूछे हैं, all isomers पूछे हैं, तो आप इन positions को भी utilize करोगे। जब आप इन पे यूटिलाइज करके यहाँ पे ट्राई करोगे Br अटैच करने का, यू विल से कि ये एज वेल एज नेक्स्ट वाला जो Br है, कौन सा, जो कि यहाँ पे लगेगा, इनकी वजह से भी कायरल कार्बन ही बन रहा है। और कायरल कार्बन बन रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से भी 2 मॉलिक्यूल्स और ऐड हो रहे हैं ड्यू टू मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन। ठीक है, तो टोटल आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का सिर्फ 9 नहीं आएगा, बहुत स्टूडेंट शायद 9 सोच रहे हो, इट शुड बी 13। तो अच्छा क्वेश्चन है। एनबीएस जैसी चीज से कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, बट एनबीएस नहीं दिया गया है, यहाँ पे Br2 दिया गया है जिसमें रेडिकल आपको बनाने हैं सिर्फ। मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है इसमें। रिंग्स आप देखिए कैसी हैं, 8 मेंबर्ड रिंग्स, पहले 8 मेंबर्ड दिख रही है रिंग हमें, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम रियलाइज करने पे आए कि होगा क्या, कौन सी चीज ब्रेक होगी कौन सी चीज ब्रेक नहीं होगी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पाई बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक डबल बॉन्ड ओ हेयर, डबल बॉन्ड ओ हेयर, यही होगा। सिमिलर सिचुएशन में इस साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 5 मेंबर्ड रिंग तो है लेकिन ये डबल बॉन्ड ओ भी आए। लेकिन रिएक्शन रुकी नहीं है, यहाँ रिएक्शन आगे कराई गई है NH2OH एक्सेस के साथ। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनने वाला है, ऑक्साइन बनने वाला है, वी आर एक्सपेक्टिंग ऑक्साइन। ठीक है, ये जो चीज आपने कराई
इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट पी आ गया। इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स पूछे गए हैं। कार्बन 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 कार्बन, 4 हमारे पास कार्बन, उन्हीं से जुड़े हुए नाइट्रोजन, उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। इंटरेस्टिंग चीज, आंसर 8 नहीं होगा, आंसर 12 होगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये भी यहाँ पे रेजोनेंस कर सकते हैं। रेजोनेंस करने की वजह से ये भी प्लेनर रह सकते हैं। तो हमें 4 ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करना है, आंसर 12 होगा। दिस वाज लिटिल ट्रिकी पार्ट। यहाँ पे कुछ लोगों ने शायद 8 मार्क किया होगा, उस पर ध्यान देना जरूरी है। आगे चलते हैं। हमें 4 अमोनिया ग्रुप्स दिए गए हैं, अमोनिया लिगेंड दिए गए हैं, 2 क्लोरीन दिए गए। आप क्लोरीन को सोचो, जो कम नंबर होता है हमेशा उसको सोचा करो। आप उसको एक बार कैसे अरेंज कर सकते हो, सिस फॉर्म में, एक बार कैसे अरेंज कर सकते हो, ट्रांस फॉर्म में। तो 2 आइसोमर तो यही होगा, ठीक है। 2 आइसोमर हमारे पास ये आ जाएंगे। उसके बाद Br को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म करा सकते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कराएंगे तो एक केस में आई कैन से Pt NH3 और होल 4 ClBr। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव भी सोचना चाहिए। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप बॉन्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 के रिस्पेक्ट में एक प्लेन इमेजिन करो, तो आपको लेफ्ट वाला बॉन्ड, राइट वाला बॉन्ड, दे वुड लाइक बी मिरर इमेजेस। सो क्लियरली दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो दिख ही रहा है, सेंटर से कट कर दोगे, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी हमारे पास सिर्फ 2 आइसोमर्स हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे बनाने में थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब आपके पास कई सारी चीजें आ गई हैं, तो आप ये देखना चाहोगे कि क्लोरीन और ब्रोमीन एक बार एक दूसरे के सिस आ गए हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन एक बार एक दूसरे के ट्रांस आ गए हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से कोई और पॉसिबिलिटीज आ पा रही है क्या हमारे से? तो हम अगर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी देखें तो एक बार हम बोल सकते हैं कि उसके सामने NH3 आ गया। और कौन आ सकते हैं? एक बार Br आ सकते हैं, वो हमने ट्रांस वाले केस में कवर कर लिया। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बोले तो बोल सकते हैं कि Br सामने आ गया या Cl सामने आ गया। तो कुल मिला के जो पॉसिबिलिटीज हमें दिखेंगी वो इससे कुछ बहुत अलग नहीं दिखने वाली। तो 2 आइसोमर ये भी रहेंगे जब हमारे पास दोनों फॉर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा, इसमें अगर डाउट आ जाए कि कहीं ये ऑप्टिकली एक्टिव ना हो जाए, तो बिल्कुल डाउट नहीं करना है, ये प्लेन कट करो, फिर से लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड एक दूसरे की मिरर इमेज। सेम फीलिंग आप यहां भी ला सकते हैं, लेफ्ट वाली साइड अलग, राइट वाली साइड अलग। तो अभी तक हमारे पास कितने आइसोमर्स आ गए हैं? 2 आइसोमर्स आ गए हैं। तीसरा केस कौन सा बचा है? दोनों ब्रोमीन को अंदर भेज दो, दोनों Cl को बाहर ले आओ। नथिंग फैंसी अबाउट इट, जैसा फर्स्ट केस था वैसा ही है, बस Br की जगह Cl की जगह कौन आ गया है? Br आ गया। So this is the kind of thing we have to do in this question, जिसकी वजह से आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। You will observe कि हर केस में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी देखने को मिली है। There is nothing like optical activity. So this is what the paper was all about. काफी क्वेश्चंस में कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स थी। एक्सेसिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर कोई ऐसी चीज जो शायद हमने ना पढ़ी हो कभी, ऐसा नहीं था, बट ट्रिक्स जरूर थी, which is like typical trademark of JEE Advanced paper. Hoping you would have learned something from this video. So that's it from my side. Bye bye, take care.